नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में हम जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आज की परिस्थिति क्या है, और आर्टिकल 31A, 31B और 31C देखा। तो अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकार का टॉपिक है उसमें 3 आर्टिकल बचे हुए हैं, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, आर्टिकल 33, 34 और 35। उनको हम देखते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 33 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 33 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, एफआर लिख रहा हूं, यानी सशस्त्र बल और फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बताया हुआ है जो सशस्त्र बल है उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनके साथ कैसा व्यवहार रहेगा, उनको कब उनके अंदर कटौती की जा सकती है, कब उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इस बारे में दिया हुआ है। तो इसमें क्या कहा है? इसमें बोला हुआ है जो पार्लियामेंट है, संसद है, पार्लियामेंट या संसद है, रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स, यानी जो फंडामेंटल राइट्स पर क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स पर सीमाएं लगा सकती है या सीमित कर सकती है। ठीक है, किस किस के फंडामेंटल राइट्स पे सीमाएं लगा सकती है? सबसे पहले तो है आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज यानी सशस्त्र बल, सशस्त्र बल। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज में तीनों आ जाएगी, जैसे आर्मी है, थल सेना है, नेवी है, जल सेना है, और एयरफोर्स है यानी वायुसेना है। ठीक है, और क्या आएगा इसमें? पैरामिलिट्री फोर्सेज आ जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल आ जाएंगे। ठीक है, और क्या आएगा इसमें? और इसमें आएगा जैसे पुलिस फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज है यानी पुलिस बल है, पुलिस बल है। ठीक है, और क्या आएगा? जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी है, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, खुफिया एजेंसी यानी पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इन चीजों, इनके ऊपर कोई आर्म्ड फोर्स है, कोई पैरामिलिट्री है, कोई पुलिस फोर्स है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके जो मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, उनके जो मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या कर सकती है? सीमाएं लगा सकती है, उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। यानी क्या है, इनको फिर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा क्यों किया जाएगा? रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया जाएगा? किसके लिए? एक तो डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए, अनुशासन। ठीक है, किसके लिए? अनुशासन के लिए। और एक क्या है? प्रॉपर टू परफॉर्म ड्यूटीज यानी कर्तव्य के लिए भी क्या किया जा सकता है? उनके कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी ऐसे जो सीमाएं उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, और क्या है, क्या नहीं कर सकते इसको आप? कैन नॉट चैलेंज्ड, कैन नॉट चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के आधार पे, अतिक्रमण मतलब होता उल्लंघन, अतिक्रमण के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये क्या है? ये एक्ट दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, ऐसा क्यों किया। वे पार्लियामेंट उनके जो मौलिक अधिकारों के को सीमित क्यों कर सकते हैं?
क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कल ऐसा ना हो जाए कोई आर्मी का, सेना का बड़ा अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाए और ये बोल दे मुझे तो वाक और स्वतंत्रता की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है, तो मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो भारत की जो जितनी भी सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है, यानी जो गुप्त सूचनाएं हैं, उसको क्या कर दे, एक्सप्लोर कर दे, उसको एक्सपोज करने का काम कर दे, तो फिर क्या होगा, हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, या कोई सैनिक ऐसा कर दे जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, या कि कोई और खतरा हो सकता है। इसलिए क्या है, उनके ऊपर क्या है, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी कोई सेना का अधिकारी ऐसी कुछ भी सूचनाएं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, अपने परिवार के साथ भी साझा नहीं कर सकता, इसलिए किया गया है ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कौन से रिस्ट्रिक्शन है, देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी देखते हैं कौन से हैं। रिस्ट्रिक्शन यानी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट या प्रदर्शन वो नहीं कर सकते। ठीक है, वो एसोसिएशन नहीं बना सकते, यानी संघ नहीं बना सकते। ठीक है, और क्या नहीं कर सकते, वो एसोसिएशन, संघ नहीं बना सकते। ऐसे ही मतलब बहुत सारे काम है वो नहीं कर सकते, जिसके आधार पे क्या है, वो उनके जो मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है। ठीक है, और इसमें और कौन कौन आएगा, ये नहीं सिर्फ आर्मी के जवान ही है, इसमें जो आर्मी से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे आर्मी में खाना बनाने वाला कुक होता है, आर्मी में मोची होता है, आर्मी में जैसे बार्बर यानी नाई होता है, वो सब जो आर्मी से संबंधित लोग हैं, उनके पास भी क्या होती है, सूचनाएं होती है, तो सभी लोगों के ऊपर क्या है, सभी लोगों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 33 में फिर कौन से एक्ट पार्लियामेंट ने बनाए हैं, इनको सीमित करने के लिए कौन से एक्ट बनाए हैं पार्लियामेंट ने, वो देख लेते हैं। एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के द्वारा कौन से अधिनियम लेके आए जिससे इन लोगों की जो मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया। एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा पारित अधिनियम, पारित अधिनियम। ठीक है, पहला है आर्मी एक्ट 1950 में आया, जिसको हम सैन्य अधिनियम बोलते हैं, सैन्य अधिनियम 1950। ठीक है, दूसरा है नेवी एक्ट 1950 में, ये भी 1950 में आया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेवी एक्ट को हम बोलते हैं जल सेना अधिनियम, जल सेना अधिनियम। ठीक है, तीसरा है एयर फोर्स एक्ट, ये भी 1950 में आया, यानी वायुसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम। चौथा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1961 में, यानी सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1961 में। ठीक है, पांचवा क्या है, द एयरफोर्स, सॉरी पुलिस फोर्स, एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स तो हो गया, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1966। ठीक है, यानी क्या है, पुलिस बल, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट का मतलब अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966 में आया। ठीक है, 4 एक्ट ये पारित किए हुए हैं पार्लियामेंट ने अब तक। पहला है जो आर्मी एक्ट 1950 में है, दूसरा है नेवी एक्ट 1950 में, तीसरा एयरफोर्स एक्ट 1950 में, यानी जो तीनों सेनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो एक्ट है अधिनियम है वो कब पारित हुए, 1950 में, याद रखना। चौथा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट यानी 1961 में, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1961 में,
पांचवा है पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, यानी जो पुलिस बल है अधिकारों का निषेध अधिनियम 1966 में आया। ठीक है, ये था आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में दिया हुआ है जो आर्म्ड फोर्सेज यानी सशस्त्र बल और उनके जो मौलिक अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में दिया हुआ है आर्टिकल 34 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 34 में दिया हुआ मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, यानी मार्शल लॉ होता है सेना के द्वारा रूल तथा मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स इनसे रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब देश की जो आंतरिक व्यवस्था बिगड़ जाती है या देश में अफरा तफरी का माहौल होता है तो फिर क्या होता है, आर्मी अपने हाथों में शासन ले लेती है, आर्मी शासन करती है और आर्मी रूल करती है, आर्मी ही फिर क्या करती है, कानून बनाती है। आज तक हमारे देश में ये नहीं हुआ है और हम ये दुआ करते हैं हमारे देश में आगे हो भी ना, क्योंकि ये बहुत ही बदतर स्थिति में जो मार्शल लॉ लगाया जाता है, बहुत सारे देशों में लगता भी है जहां पे जो आर्मी है, जो सेना होती है, वो शासन को, देश के जो शासन है उसको अपने हाथ में ले लेती है और फिर अपने हिसाब से क्या करते हो, देश को चलाने का काम करती है। क्योंकि वहां पे फिर जो सस्पेंड हो जाती है, जो गवर्नमेंट होती है, ऑर्डिनरी लॉ हो जाते हैं, ऑर्डिनरी लॉ यानी सामान्य कानून है या सरकार है, वहां की सारी क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। तो हम दुआ करते हैं हमारे देश में कभी मार्शल लॉ ना लगे, जो क्या है बहुत ही बड़ा कलंक ये किसी राष्ट्र के ऊपर होता है। ठीक है, मार्शल लॉ में सबसे पहले तो क्या है, पार्लियामेंट कैन बी validated the laws passed during martial law, यानी क्या है, मार्शल लॉ के दौरान विधियों को, जो विधि मार्शल लॉ में आई थी, मार्शल लॉ के दौरान विधियों को संसद वैध घोषित कर सकती है। ठीक है, यानी मार्शल लॉ के दौरान कोई आर्मी का अधिकारी है, उसने कोई विधि बना दी, कोई कानून बना दिया, तो फिर क्या है, संसद के पास ये कानून है, पावर है कि उस विधि को क्या कर दे, वैलिडेट यानी वैध घोषित कर दे। ठीक है, और क्या है, जो मार्शल लॉ के दौरान चुनौती नहीं दी जा सकती, नॉट चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इस आधार पे कि हमारे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा कर लिया गया। आर्मी को पूरी पावर होती है, वो सस्पेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, वो किसी को सजा दे सकती है, वो किसी को न्याय दे सकती है, वो किसी को अगर राष्ट्र के हित में होता है तो किसी को मार भी सकती है, यानी वो किसी की डेथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखते हैं मार्शल लॉ क्या हुआ, यानी मार्शल लॉ किसको बोलेंगे हम। ठीक है, मार्शल लॉ कब बोलेंगे, जब क्या हो, जो आर्मी मिलिट्री रूल हो देश में, देश के किसी भी भाग में, यानी सेना का शासन। ठीक है, क्या है, सेना शासन करती है, जो वहां की ऑर्डिनरी गवर्नमेंट थी, जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट थे, उनको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, मिलिट्री का शासन होगा मार्शल लॉ के दौरान, और क्या हो गए, सस्पेंड्स द ऑर्डिनरी गवर्नमेंट, यानी जो सामान्य सरकार क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी।
निलंबित हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, सस्पेंड करती किसको, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट को, यानी सस्पेंड करती है, निलंबन करती किसका, सामान्य न्यायालय को। ठीक है, मार्शल लॉ के दौरान और क्या होगा, मार्शल लॉ के दौरान जो आर्मी है वो क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंधित निर्बंधन लगा सकती है या सीमाएं लगा सकती है। ठीक है, और क्या है, वो किसी को पनिश यानी सजा भी दे सकती है, किसी के को जस्टिस यानी न्याय भी दे सकते हैं। ठीक है, और किसी की डेथ भी यानी मृत्यु भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मार्शल लॉ के दौरान होगा। मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल, सेना का शासन, और सामान्य जो सरकार है वो निलंबित हो जाएगी, और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट है यानी सामान्य न्यायालय भी क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। कानून जो शासन भी कौन करेगी, आर्मी करेगी, और जो कानून यानी न्यायालय भी क्या होगी, आर्मी की होगी, यानी क्या होगी, जो वहां पे वो न्यायालय सेना की कोर्ट होगी वहां पे, जिसके अंदर फैसले किए जाएंगे, और वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट सीमित कर सकते हैं, छीन भी सकते हैं किसी भी आम नागरिक का, किसी को सजा दे सकते हैं, किसी को न्याय भी दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, किसी को फिर वो किसी की डेथ भी कर सकते हैं, अगर वो राष्ट्र के हित में उचित समझे तो उसको मृत्यु का दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था मार्शल लॉ। ठीक है, उसके बाद ये मार्शल लॉ का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, किस आधार पे लगाया जा सकता है, अगर वार छिड़ा हुआ हो, यानी वार मतलब युद्ध छिड़ा हुआ हो। ठीक है, और इन्वेजन हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, इन्वेजन यानी आक्रमण हो जाता है, या फिर और क्या होता है, आक्रमण हो जाता है, रिवेलियन, राष्ट्र के अंदर ही क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। ठीक है, किसी भी एरिया में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, और क्या है, वायलेंस ऑफ लॉ, यानी कानून का उल्लंघन होता है, तो फिर उस एरिया में क्या कर दिया जाता है, उस एरिया में लॉ मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। यानी मार्शल लॉ कब लग सकता है, कोई गृह युद्ध छिड़ा हुआ हो, कोई विद्रोह हो चुका हो, या फिर क्या है, कोई बाहरी आक्रमण भी हो चुका हो, या क्या है, कोई जो कानून का उल्लंघन किसी एरिया में होता है, तो उस एरिया में क्या कर दिया जाता है, उस एरिया में फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब देखो मार्शल लॉ यानी आर्मी का रूल, यानी सामान्य सरकार है जो क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। क्या मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी एक हैं, ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है सस्पेंड हो जाती है, तो क्या ये दोनों एक हैं, नहीं, ये दोनों एक नहीं है, इनके डिफरेंस भी हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच में डिफरेंस देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है। एक साइड तो लिख लेते हैं मार्शल लॉ, और एक साइड लिख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, मार्शल लॉ तो हिंदी में भी मार्शल लॉ ही लिखेंगे इसको। पहला क्या है, ये अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, ओनली फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। ठीक है, और यहां पे अफेक्ट होता है, क्या क्या अफेक्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार भी, सेंटर स्टेट रिलेशन भी अफेक्ट होते हैं, यानी केंद्र और राज्य के संबंध भी क्या होते हैं, यहां पे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान किसी भी राज्य के जो सब्जेक्ट हैं, जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, यानी राज्य सूची के जो विषय है, उनके ऊपर क्या है, सेंटर क्या कानून बना सकता है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन भी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। और क्या इफेक्ट होता है, रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन यानी राजस्व वितरण। ठीक है,
जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर ये डिसाइड करता है कि स्टेट को कितना जो क्या दिया जाएगा, रिवेन्यू दिया जाएगा, यानी रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन प्रभावित होता है और रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन यानी राजस्व वितरण प्रभावित होता है। लेकिन मार्शल लॉ के दौरान सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, नो स्पेसिफिक प्रोविजन, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, स्पष्ट प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। मार्शल लॉ को लेके कुछ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ कि कब लगाएंगे, स्थिति कितनी खराब हो जाएगी जब कब लगाएंगे, कोई क्या है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। और इसका क्या है स्पेसिफिक प्रोविजन है, आर्टिकल 352 में, अनुच्छेद 352 में स्पेसिफिक क्या है प्रोविजन है, इसमें दिया हुआ है अगर वार हो जाता है यानी युद्ध अगर हो जाता है, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाता है यानी बाह्य आक्रमण अगर हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, या फिर क्या होगा रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, यानी क्या हो जाता है सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर ही। देखो नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के आधार बिल्कुल निश्चित क्लियर लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक है ये, वार होगा, युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा तभी लगेगा। लेकिन मार्शल लॉ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, कब लगेगा, कितनी स्थिति खराब हो जाएगी, कब लगेगा, ये किस स्थिति में लगेगा, कोई फिक्स नहीं है, यानी क्या है इसका कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद अगला है जो मार्शल लॉ है, इसको लागू कर सकते हैं, इसको इंपोज कर सकते हैं स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंट्री यानी कुछ क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, इसको लागू होता है। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है वो क्या इंपोज्ड हो सकती है, लागू हो सकती है कहां, होल कंट्री, पूरे देश में, और एनी पार्ट, किसी एक भाग में भी हो सकती है, यानी पूरे देश में या कुछ एक भाग में, ठीक है, किसी एक भाग में क्या हो सकती है। यहां तो क्या है, ये तो सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में होगी, और जो नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे देश में या कि कुछ भाग में भी क्या हो सकती है, इंपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये था जो कब लागू होगी, कितना क्षेत्र होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला जो दिया हुआ है यही लिख देता हूं, इसमें सस्पेंड हो जाते हैं गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट, यानी सामान्य न्यायालय तथा सरकार का क्या हो जाता है, यहां पे निलंबित हो जाती है, निलंबित हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पे कंटिन्यू रहती है क्या क्या, गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट, ठीक है। मार्शल लॉ के दौरान तो क्या है, जो सरकार है वो भी स्थगित कर दी जाती है, यानी वो क्या है सस्पेंड हो जाती है, और जो वहां की जो न्यायालय है यानी जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट है वो भी क्या हो जाती है, वो भी स्थगित हो जाती है, निलंबित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, कौन कौन, गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट, ये क्या है दोनों जो रहती है, ठीक है। अब देखो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ को कब लगाएंगे, मार्शल लॉ को जो नो स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन एक और दिया हुआ है कि अब कब लगाएंगे इसको, मार्शल लॉ को लगाएंगे ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था के खराब होने पर। लेकिन ये नहीं बताया किस एक्सटेंट तक वो खराब होगा जब लगाएंगे, और ये तो क्या है, ये तो बताया हुआ कब लगाएंगे, आर्टिकल
352 के आधार पे ये दो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये थे जो डिफरेंस मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी। एक बार देख लेते हैं। मार्शल लॉ है सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, जो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल है मौलिक अधिकारों को भी, सेंटर स्टेट रिलेशन को भी और राजस्व वितरण को भी प्रभावित करता है। उसके बाद कोई स्पष्ट प्रोविजन मार्शल लॉ का नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन नेशनल इमरजेंसी का हमारे संविधान में स्पष्ट प्रोविजन है। और जो मार्शल लॉ किसी एक एरिया में लगाया जाता है, जो नेशनल इमरजेंसी है पूरे देश में या किसी एक भाग में लगाया जा सकता है। जो मार्शल लॉ के दौरान जो सरकार है और जो सामान्य न्यायालय है वो स्थगित हो जाती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सरकार है और जो सामान्य न्यायालय है वो क्या है, ऐसे ही काम करती है। और क्या है, मार्शल लॉ कब लगाया जाता है, जब देश में लोक व्यवस्था खराब हो जाती है। और नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है, जब हमारे देश में 352 आर्टिकल 352 के तहत अगर युद्ध है या कोई बाह्य आक्रमण है या फिर देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये था डिफरेंस इनमें। अब एक लास्ट आर्टिकल बचता है, आर्टिकल 35 बचता है। आर्टिकल 35 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 35 में दिया हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कानून बनाने की शक्ति है संसद के पास, वो दी हुई है किसमें, वो दिए हुए है, वो किसमें दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं आर्टिकल 35 में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 35 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों के संबंध में। एफआर लिख देता हूं मैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद की कानून बनाने की शक्ति, संसद की कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। संसद की कानून बनाने की शक्ति यानी संसद कब कानून बनाएगी, केवल और केवल संसद, ये नहीं राज्य की विधानसभा, नहीं, केवल और केवल संसद कब कानून बनाएगी, वो दिया हुआ किसमें, आर्टिकल 35 यानी अनुच्छेद 35 में। अब देखते हैं वो कौन से काम है, कौन सी प्रावधान है हमारे संविधान में जिसमें सिर्फ क्या है, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। तो देख लेते हैं, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। सिर्फ पार्लियामेंट कब कानून बनाती है, कहां कहां बनाती है, सबसे पहले तो है आर्टिकल है 16 क्लोज 3, ठीक है, पढ़ा हुआ है आर्टिकल 16 क्लोज 3 भी। आर्टिकल 16 क्लोज 3 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 16 में सबसे पहले दिया हुआ है लोक नियोजन में समानता के समान अवसर, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें क्या सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लोज 3 में क्या दिया हुआ है, सभी ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, लिखवाया भी है। आर्टिकल 16 क्लोज 3 में दिया हुआ है जो पार्लियामेंट है वो लोक नियोजन में सरकारी नौकरी देने के लिए एक शर्त लगा सकती है किसी भी विशेष राज्य को, उसके जो रेजिडेंस के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे क्या है, व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्लोज 3 अगर याद नहीं है, एक बार पीछे पेज पलट के देख लेना, डिटेल से नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने लिखवाया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, आर्टिकल 16 क्लोज 3 से रिलेटेड है, जो सिर्फ क्या है, पार्लियामेंट क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 32 क्लोज 3, आर्टिकल 32 क्लोज 3, आर्टिकल 32 क्लोज 3 भी पढ़ा है, किस में पढ़ा है, जब हमने छठा फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, उसमें पढ़ा था मैंने आर्टिकल 32 में 4 क्लोज पढ़ाए थे। 4 में से यहाँ पे जो आर्टिकल 32 क्लोज 3 है, आर्टिकल 32 क्लोज 3 क्या है, आर्टिकल 32 क्लोज 3 में दिया हुआ है जो संसद है वो किसी अन्य कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। आर्टिकल 32 में तो लिखा हुआ है, एक तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 32 क्लोज 3 में फिर ये दे दिया कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो किसी अन्य कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, ठीक है। ये आप देख लेना, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आर्टिकल 32 क्लोज 3। और सिर्फ इस मैटर में भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है, इसमें भी। और एक देखा आर्टिकल 33 अभी देखा हमने, जिसमें क्या दिया हुआ था, जिसमें दिया हुआ था आर्म्ड फोर्सेज,
यानी सशस्त्र बल दिया हुआ था। सशस्त्र बल के जो फंडामेंटल राइट्स का डिसीजन है, उनसे संबंधित जो निर्णय है वो भी कौन, उसके ऊपर भी कानून कौन बनाएगा, उसके ऊपर भी कानून बनाएगा संसद। ठीक है। और चौथा क्या है, आर्टिकल 34, इसमें क्या था, इसमें मार्शल लॉ अभी देखा हमने, और मार्शल लॉ से रिलेटेड भी जो कानून है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मार्शल लॉ के दौरान जो मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या रहेगी, उससे संबंधित भी कानून कौन बनाएगा, केवल और केवल पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है। और एक चौथा दिया हुआ है, चौथा क्या दिया हुआ है, सॉरी पांचवा दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ पार्लियामेंट है जो लॉ बना सकती है, किससे रिलेटेड, पनिशमेंट से रिलेटेड, यानी संसद है जो सजा का भी प्रावधान, सजा के लिए भी कानून बना सकती है। किस किस मामले में, सिर्फ और सिर्फ एक तो आर्टिकल 17 में और आर्टिकल 23 के मामले में। आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब अस्पृश्यता। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था, उसमें 3 सजा का प्रावधान था। पहली बार अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता कितनी सजा मिलेगी, दूसरी बार, तीसरी बार, ये बात मैंने बताई है आर्टिकल 17 में, आप देख लेना। और आर्टिकल 23 में क्या दिया हुआ है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी मानव का दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी है जो, उससे रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 23 है। कोई अस्पृश्यता करता है या कोई भी है जो बंधुआ मजदूरी करवाता है, कोई मानव का दुर्व्यापार करता है, उस केस में क्या है, उस केस में जो सजा का प्रावधान होगा उससे रिलेटेड भी कानून कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, केवल और केवल पार्लियामेंट बनाती है। तो ये जो 5 चीजें थी जिसके ऊपर केवल पार्लियामेंट क्या बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है। ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 35 में दिया हुआ है। साथियों, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या है, वो है फंडामेंटल राइट्स को कब तो सस्पेंशन होगा, यानी कब तो वो निलंबित होंगे, और कब रिस्ट्रिक्शन होगा उनका, जो वो चीजें दी हुई है उनके बारे में हम देखेंगे एक और क्लास में। और उसके बाद जो हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का टॉपिक है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 पढ़ा। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इलेबोरेट तरीके से मैंने इन चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन किया। और नोट जरूर करते चलना, जैसे मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना जो आर्टिकल 33, 34 और 35 की जो क्लास है आपको कैसी लगी, और जो पॉलिटी की हमारी सीरीज चली हुई है वो आपको कैसी लगती है। आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हो, इस पर इतना सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।